बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क अपन ने बोला कांस्टेंट फोर्स, इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहे तो फोर्स कांस्टेंट हो गई। पर अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से कोई भी चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो, इसका मतलब वो जो फोर्स होगी कैसे जाएगी, वेरिएबल। तो अगर दोनों चीजें चेंज हो रही है किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में तो वो कैसी हो गई, वेरिएबल। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी फोर्सेज हो, वेरिएबल फोर्स हो, तो उस केस में वर्क डन कैसे निकाले जाए। तो इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल। सपोज अ वेरिएबल फोर्स causes a displacement of a body from position r1 to position r2, the calculate the work done। अब बच्चों बोला है r1 से r2 जा रही है, हो सकता है ना कि पाथ कुछ भी हो। सपोज अपन ने कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली और यहाँ पर कोई पाथ है, ऐसा कोई पाथ है। इनिशियल पोजीशन r1 कह देते हैं, फाइनल पोजीशन r2 कह देते हैं। अगर ये r1 है और ये r2 है और यहाँ से यहाँ तक अपने को निकालना वर्क डन क्या होगा फॉर द रेस्पेक्टिव फोर्स। तो बच्चों जब भी ऐसी चीज़ों की वेरिएबल फोर्सेज हो, अपन एक छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं और एलिमेंट्री मेथड यूज करते हैं कि अगर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, उसका छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको आप या तो डी आर बोल दो, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी आर। सिमिलरली उस टाइम पे जिस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कोई भी डायरेक्शन में हो, जैसा भी आपको इक्वेशंस दे रखी हो वो फोर्स, तो इतने से पार्ट का वर्क डन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, एफ डॉट डी आर। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट का निकालेंगे तो वापस एफ डॉट डी आर, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट का निकालेंगे फिर वापस एफ डॉट डी आर। तो मुझे अगर यहां से लेके यहां तक निकालना है तो मुझे इन सारे वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब जब अपन कोई भी इसका एलिमेंट लेते हैं तो वी डोंट नो ना कि यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट होंगे, तो अपन आसान भाषा में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक। अगर अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने को वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन मिल जाएगा। तो इससे यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वेरिएबल फोर्स है और उसके कारण वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। आपको ये इंटीग्रेशन करते वक्त चेक करना पड़ेगा कि इनिशियल लिमिट क्या है और फाइनल लिमिट क्या है। लिखने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का मतलब ये इस छोटे से एलिमेंट में जो वर्क डन हुआ वो डी डब्ल्यू। तो जब सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू नेट, जो नेट वर्क डन आ चुका है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 से r2 एफ डॉट डी आर। ये एफ डॉट डी आर एक एलिमेंट का है और इंटीग्रेशन कर दिया तो अपने पास नेट वर्क डन आ जाएगा बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फोर्स। आइए बच्चों, अब इसको हमें यूज कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस में, उस पर चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इसमें देखिए बच्चों हम लोगों को क्या क्या कंडीशंस दी गई है उस पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द टोटल वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, और ये हमें कैलकुलेट करना है इन कार्टेशियन फॉर्म। लेट अस कंसीडर बच्चों, हमें जो फोर्स की इक्वेशन दी है वो उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में दी है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और इसी तरह से जो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, वो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz t कैप। जैसा सर आपको बता रहे थे, मान लीजिए बच्चों कि एक ऐसा पाथ हम लोगों ने कंसीडर कर लिया फ्रॉम a टू b, और विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो a से b तक हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। बच्चों मान लीजिए ये एक छोटा सा एलिमेंट है और इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना कंसीडर कर लिया, dr, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि छोटे से डिस्प्लेसमेंट में x, y और z कोऑर्डिनेट जो होंगे वो बहुत स्मॉलेस्ट अमाउंट में चेंज हुए होंगे। और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फोर्स को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कितना। तो बच्चों छोटे से वर्क डन के लिए अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो dwi, अगर हम लोग छोटे से वर्क डन को लिखें तो क्या लिखेंगे, dw इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट dr। बच्चों नोटिस कीजिए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो भी बहुत छोटा है। तो जैसा अभी सर ने आपको बोला कि ये एलिमेंट एक है और A से B तक ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट, और उन सभी इनफाइनाइट एलिमेंट्स को अगर जोड़ दें तो A से B तक का टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो बच्चों अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो स्मॉलेस्ट वर्क डन निकाला, अब उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें विद प्रॉपर लिमिट्स, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है फॉर A टू B, जो टोटल वर्क डन आएगा, और लिमिट रखी A टू B और F और D। अब बच्चों अगर f और dr की वैल्यू यहां रख दें तो अब हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिएगा बच्चों, f की वैल्यू रखी है fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, और इसी तरह से dr की वैल्यू रखी dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, और a से b जो भी वहां पर लिमिट दी होगी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जैसे दिया होगा x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, इस तरह से वो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए।
तो बच्चों हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं आप अच्छे से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का आई कैप के साथ, तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स dx और लिमिट क्या होगी ए का एक्स कोऑर्डिनेट से लेकर बी के एक्स X कोऑर्डिनेट coordinate तक, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, चेक कीजिएगा बच्चों, एफ एक्स डी एक्स यहां पर ये लिखा, और एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट से एक्स के फाइनल कोऑर्डिनेट तक। इसी तरह से एफ वाई डी वाई ये वैल्यू हमने लिखी, y के इनिशियल से y का फाइनल कोऑर्डिनेट जितना भी चेंज हुआ, एंड सिमिलरली z के लिए हमने कैलकुलेशन किया। बच्चों इसको हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से और बेटर वे में अगर कंसीडर करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसको हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में उठाते हैं, फिर इस लास्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वही फोर्स को हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया है। 3xi cap plus 4yj cap plus 3k cap is acting on a body and displaces it from 0 1 2 से लेकर 1 2 1 तक। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या हो जाएगा, x का इनिशियल कोऑर्डिनेट, x का इनिशियल वैल्यू, ये होगा y का इनिशियल वैल्यू, ये होगा z का इनिशियल वैल्यू। इसी तरह से ये x का फाइनल, y का फाइनल और z का फाइनल वैल्यू। और हमें जब इस इक्वेशन पर ध्यान देना है, इसकी हेल्प से हम लोग टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। नोटिस कीजिएगा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू, मैं पहले पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं, एफ एक्स डी एक्स, क्या लिखूंगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट भी किसकी होगी, x की, x इनिशियल से x फाइनल। इसी तरह से यहां y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट होगी y इनिशियल से y फाइनल। इसी तरह से z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट होगी z इनिशियल से लेके z फाइनल। अब बच्चों हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऑब्जर्व कीजिए fx, बच्चों देखिए कि x कंपोनेंट कितना है 3x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, x की लिमिट देखिएगा बच्चों, x की इनिशियल वैल्यू थी 0 और फाइनल वैल्यू है 1, मतलब पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ 0 से 1। इसी तरह से fy, बच्चों देखिए fy कितना है 4y dy और y डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ 1 से लेके 2 तक। और इसी तरह से fz, बच्चों देखिए fz कितना है 3 और ये हो गया dz z के रिस्पेक्ट में, तो देखिए 2 से लेके 1 तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन को कैसे अरेंज करना है, और इक्वेशन अरेंज होने के बाद बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कई बार ऐसा होता है कि y z नहीं दिए होते, सिर्फ लिखा होता 3x i cap, तो क्वेश्चन कैसा लिख देते 3x dx और x की लिमिट होती, क्वेश्चन खत्म। या y होता या z होता तो इसी तरह से इसको अप्रोच कर सकते। तो देखिएगा बच्चों 3 x का कितना होगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या होगी 0 से 1। सिमिलरली ये होगा 4 y स्क्वायर बाई 2, लिमिट होगी 1 से 2, और इसी तरह से बच्चों इसका कितना हो जाएगा z और लिमिट होगी 2 से 1। कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों, 3 बाई 2 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों सबसे पहले देखिए अपर लिमिट क्या है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और नीचे है 0, प्लस ये कितना बचेगा 2। बच्चों y की जगह अपर लिमिट रखिए, कितनी है 2 और ऊपर से लगेगा इसका स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर 1 प्लस 3। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए अपर लिमिट कितनी है 1 और लोअर लिमिट कितनी है 2। बस इसको हमें सिंपलीफाई करना है। नोटिस कीजिएगा बच्चों, ये मैं लिख देता हूं 3 बाई 2 को 1.5 प्लस, चेक कीजिए बच्चों 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस, ऑब्जर्व कीजिएगा 1 माइनस 2 कितना बचेगा -1 और -1 और 3 कितना होगा -3। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना होगा 3 के साथ 1.5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4.5। तो अपना आंसर आ जाएगा टोटल वर्क डन का 4.5 जूल। तो आई थिंक बच्चों जो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे कि इस इक्वेशन को कैसे अरेंज करना है वो हमने क्वेश्चन में सीखी, और इंटीग्रेशन का ही ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, एरिया। तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो हमें क्या करना है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखें तो उसका जो भी एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा, वर्क डन। सर यहां पर एक डाउट आता है बच्चों को कि अगर हमें कुछ इस तरह का ग्राफ दिया गया है, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स, और ग्राफ हमें ऐसा दिया है, एक कुछ ऐसे और एक मान लीजिए ऐसे कुछ ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम लोग अपर ग्राफ की और लोअर ग्राफ की कंपैरिजन करें तो अपर ग्राफ यानी कि अपर जो पार्ट है वो हमें क्या बता रहा है, सर अपर पार्ट का जो पार्ट आ रहा है वो भी वर्क डन बता रहा है, ये भी वर्क डन बता रहा है, पर ये वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क और ये होगा नेगेटिव वर्क। और जब मेरे को टोटल वर्क निकालना होगा तो अलॉन्ग विद साइन ऐड करते हैं, आपने बताया था, तो मैं इनको भी अलॉन्ग विद साइन ऐड कर दूंगा। तो बच्चों आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस under the action of force F equals to 3x square minus 8x plus 5.
This force displaces the particle from x equal to 1 to x equal to 3. Then find work done by this force. अब बच्चे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये फोर्स आई है, इस फोर्स में सिर्फ एक ही है वैल्यू है x, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है, दैट इज x. यहाँ कोई y नहीं है, कोई z नहीं है. और दूसरी बात, कैसे पहचाने कि ये फोर्स वेरिएबल है, तो क्या यहाँ पर अंदर x आ रखा है? अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी. इसका मतलब ये फोर्स कैसी है? वेरिएबल. अगर वेरिएबल फोर्स है तो आपको जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन पर. तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन के लिए वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स. अब बच्चा मैंने सिर्फ एफ डॉट डी एक्स लिखा बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक्स ही एक वेरिएबल है और एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से 3. तो यहाँ पर लिख देता हूं 1 to 3. अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो यहाँ लिख सकता हूं इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5. तो यहाँ लिख देते 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx कहां से कहां तक? 1 से 3. अब बच्चों जब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 3x क्यूब अपॉन 3 माइनस 8x का 8 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और 5 कांस्टेंट है तो सिर्फ dx का हो जाएगा x. और लिमिट पुट करेंगे वापस कहां से कहां तक? 1 से 3. अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते लिमिट पुट करने से पहले. ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ x क्यूब रहा, यहाँ हुआ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x. पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करते वक्त क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3. ये बच्चों ये तो हो गया अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है? 1. तो इसके यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 1 का क्यूब. क्या 1 का क्यूब डायरेक्टली मैं 1 लिख देता हूँ, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो वापस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 5x और 5x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 5 1. ये वैल्यू आ गई. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 का क्यूब 27 माइनस वापस 3 3 9 9 4 36. तो कह सकते हैं 27 माइनस 36 प्लस 15. ये एक वैल्यू हो गई. माइनस यहां पर 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 5 2 पॉजिटिव 2. तो यहां पर आ गया 2. अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 27 प्लस 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42. 42 माइनस 36 करेंगे हो जाएगा 6. यहां से तो आया 6 माइनस 2 4. तो यहां से जो नेट आंसर आएगा वो आएगा 4 जूल. तो दिस इज द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू kxi कैप प्लस ky j कैप. k यहां पर एक कांस्टेंट है जबकि x और y वेरिएबल है. Force depends on x as well as on y. तो variable force है. Displaces a particle along x-axis from origin to point a, 0. Then along y-axis from point capital A to point capital B, that is a, A. Then find work done by this force. आइए बच्चों पहले इसका एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्टली मिल जाएगा. ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये हमें x और y की ही बात कर रहे हैं अगेन अगेन. तो इसको मैंने बोल दिया x और ये बोल दिया y और ये है 0,0 पॉइंट. बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि सबसे पहले ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने शिफ्ट किया a, 0. तो बच्चों x के अलोंग अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो ये वो कोऑर्डिनेट है जिसको नाम दिया है पॉइंट a. और इसके बाद उन्होंने बोला कि उसके बाद ये y एक्सिस के अलोंग टर्न होता है और फाइनली किस कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाता है? a, तो बच्चों मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट भी कितना है a और y कोऑर्डिनेट भी कितना है a, जिसको नाम दे दिया b. तो ये हो गया a, a. तो पहले ये ऐसे चला और उसके बाद ये ऐसे चला. बिल्कुल. तो बच्चों हमें यहाँ पे पाथ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या देखना होता है? डिस्प्लेसमेंट. और बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट शो करूं तो कैसे शो करते हैं? ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर और ये जो वेक्टर की लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो बच्चों डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, इनिशियल पोजीशन कितनी है x में 0 और फाइनल कितनी है a. y की इनिशियल कोऑर्डिनेट कितनी है 0 और फाइनल कितनी है a. तो अगर मुझसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो मैं डायरेक्टली कितना लिख सकता हूं? a i कैप प्लस a j कैप, है ना, ऐसा लिख सकते हैं. या फिर अगर इसकी जरूरत नहीं भी है हमको तो लिमिट्स अगर हमको लगानी पड़ी तो x की लिमिट क्या हो गई? 0 से a और y की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a. तो उसी मैनर में हम लोग सॉल्व करेंगे. ये तो जस्ट मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना सिखा दिया. ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे? fx dx प्लस fy dy. बच्चों x डायरेक्शन में लिमिट्स बोलिए जल्दी से. 0 से a और y में भी क्या है? 0 से a. So here I can write 0 to a and 0 to a.
आगे बात करते हैं बच्चों इसमें, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें तो देखिए fx की वैल्यू हमें कितनी दी गई है kx, लिमिट है 0 टू a, इसी तरह से ये वैल्यू है ky, लिमिट है 0 टू a। आगे बात करें w इज इक्वल टू देखिए k x स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 एंड अगेन लिमिट इज फ्रॉम 0 टू a। बच्चों अगर अब इसको हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करें, x की जगह अपर लिमिट रखें a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो कोई हम लोग वहां पर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं k a स्क्वायर बाय 2 प्लस। बच्चों इसी तरह से y की जगह अपर लिमिट रखें तो कितना हो गया a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और लोअर लिमिट रखें तो कितना हो गया 0, तो अगेन ये कितना हो जाएगा k a स्क्वायर बाय 2। बच्चों हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k a स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल एज शोन इन ग्राफ एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 मीटर। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इन द प्रोसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं जो रेड कलर का ग्राफ है यहां तक आ रहा है, इसका मतलब अपने को एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है, वर्क डन। और जैसा अपन पहले सीख चुके हैं, इस अपर पार्ट में फोर्स पॉजिटिव है तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, और यहां पर लोअर पार्ट में फोर्स नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और दोनों वर्क डन निकालने के बाद आप इसको ऐड कर दो अलॉन्ग विद साइन, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन। अब बच्चों जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल भी दिख रहा है और एक रेक्टेंगल भी दिख रहा है। तो अगर आपकी चॉइस है कि या तो आप उसको ट्रेपेजियम मान के एरिया निकाल लो, या फिर आप इंडिविजुअली ट्रायंगल और रेक्टेंगल मान के आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा ध्यान देना, इस अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, इस अपर पार्ट के अंदर यहां पर अगर इसके एरिया को मैं शेड करके A1 एरिया बोल देता हूं। सिमिलरली अगर मैं आपको वैसे तोड़ तोड़ के दिखाऊं तो यहां पर इस वाले पार्ट का एरिया A2 हो जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इसका पार्ट का एरिया A3 हो जाएगा। अब अपन A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे मालूम है ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। क्या यहां पर बेस ये वाली वैल्यू है? अब ये वाली वैल्यू के लिए अपने को मालूम ही नहीं कि इसका बेस कितना है, पर उसके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई हिंट दे रखा है। आपको ये एंगल कितना दे रखा है, 45। अगर 45 दे रखा है और सामने ये जो हाइट है ये 1 दे रखी है, ये वाली हाइट, तो क्या मुझे बेस मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? आई कैन से 1045, इसको x मान लेते हैं, तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 1 अपॉन x। तो क्या 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1। अगर ये 1 हो गया तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 4, तो ये जो लेंथ होगी, रिमेनिंग लेंथ, ये कितनी होगी, 3। और सिमिलरली ये जो इतने से पार्ट की लेंथ होगी, इसका x कोऑर्डिनेट 4, इसका x कोऑर्डिनेट 6, तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 2। तो बच्चा अपन ने यहां पर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन ने लेंथ निकाल ली। अब मैं एरिया 1 निकाल रहा हूं, तो एरिया 1 क्या देगा, वर्क डन 1, दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इज 1, हाइट इज 1, तो 1 into 1 विच इज इक्वल टू 0.5 जूल। अब बच्चों मैंने कहा था यहां पर फोर्स पॉजिटिव, तो वर्क डन कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लगाओ मत लगाओ, आपको मालूम है आंसर पॉजिटिव आ रहा है। वर्क डन 2 विच इज इक्वल टू एरिया 2। अब एरिया 2 ध्यान देना, अगेन अ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 3, हाइट कितना 3। अब बेटा ये -3 है, अगर आपने वर्क डन को पहले से ही माइनस लिख दिया तो फिर आपको ये को मैग्नीट्यूड कंसीडर करना, मतलब हाइट के लिए 3 लेनी है, या फिर आप इसको -3 रख दोगे फोर्स के फॉर्म में, तो आप पहले से आगे माइनस मत लगाना। तो क्या लिख दोगे आप, हाफ 3 बेस इंटू हाइट, मैंने क्या लिख दिया माइनस, विच इज इक्वल टू -4.5 जूल। सिमिलरली वर्क डन 3 दैट इज फॉर द एरिया 3 विच इज इक्वल टू, अब बच्चा ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई 2, ब्रेथ हो गई 3, तो आई कैन से 2 into 3 माइनस में, तो आ गया -6 जूल। अब बच्चों मेरे को निकालना नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन होगा तीनों का एडिशन, मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव 0.5, नेगेटिव 4.5, नेगेटिव 6। तो अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं तो -10.5 हो गया, प्लस 0.5 तो -10, तो डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, -10 जूल इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन वर्क डन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों देखिए हम लोगों ने डबल ब्लॉक के क्वेश्चंस फ्रिक्शन में डिस्कस किए होते हैं, और वहां पर अगर हम लोग एक कंडीशन बना ले, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन,
तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर एक कंसिडरेशन ले रहे हैं दैट टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन और इस पर आगे की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है लाइक दिस। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया बच्चों, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि द टू ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन और यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया है F। इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एज वेल एज काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू एंड सरफेस जो बॉटम सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो डेफिनेटली ये दोनों इस तरह से साथ में मूविंग है, तो इनकी सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पे होंगी, रेस्ट पे। तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे फ्रिक्शन, वो कौन सा होगा, स्टैटिक। और बच्चों अगर हम लोगों ने मान लिया कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से साथ साथ चल रहे हैं तो हम टाइम के डिफरेंट इंस्टेंट्स पर देखेंगे तो इनका डिस्प्लेसमेंट हमें सेम नजर आ रहा है। तो हमने मान लिया बच्चों यहां पर कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम में हमने कंसीडर किया, वो कितना है, x। अब फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर कहां लग रहा है। नोटिस कीजिए बच्चों m1 पर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो सबसे पहले चलने की टेंडेंसी किसमें आएगी, m1 में। तो जैसे ही m1 चलना स्टार्ट करेगा m2 क्या देखेगा कि m1 उसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है और उसके आगे जाने को रोकने के लिए इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। और कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि m2 ने m1 पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया बैकवर्ड, तो m1 भी m2 पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा फॉरवर्ड। क्यों लगाएगा, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बच्चों जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं वर्क डन की कैलकुलेशन में कि मुझे यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है, तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे होगा और कौन से फोर्स लग रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन m1, तो बच्चों अब हमारी कैलकुलेशन इतनी हो चुकी है कि हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, दोनों के बीच में अगर एंगल देखें तो 180 डिग्री बिकॉज़ दे आर एंटी पैरेलल, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन m1 कैसा होगा, माइनस। सो हियर आई कैन राइट माइनस fs into x। ये हो गया वर्क डन बाय स्टैटिक ऑन m1। एंड सिमिलरली अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करें वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन m2, तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर आगे है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए इसका वर्क डन कैसा आया m2 पर, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम लोग ये पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसा है जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, तो फ्रिक्शन अगर इसके मोशन का सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पर उसका वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। पर बच्चों इस बार हमारा जो टारगेट है वो ये पता करना कि इंडिविजुअल ब्लॉक पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है, पर अगर हम लोग नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम निकालें, मैंने बोला नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों अगर हम लोग नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन निकालें, वर्क डन नेट ऑन द सिस्टम, तो देखिए एक पर आया है माइनस fsx और एक पर आया है प्लस fsx, तो इन दोनों को अगर सम करेंगे विद साइन तो आंसर कितना आ रहा है, 0। बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं और ये आपके लिए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, ध्यान से सुनिएगा। नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। बच्चों ध्यान रखना मैं सिस्टम वर्ड बोल रहा हूं, मैं बॉडी वर्ड नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बॉडी पर तो इसका वर्क डन नेगेटिव भी आया है और पॉजिटिव भी आया है। और आपको याद है कि हम फ्रिक्शन में ये सीखते हैं कि अगर बॉडी पर हमने फोर्स लिमिटिंग से कम लगाया है तो बॉडी नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर वो बॉडी को रोक के रखा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग रहा है पर बॉडी चल नहीं रही है, तो उस बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, 0। मतलब एक इंडिविजुअल बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों हो सकता है, पर सिस्टम पे नेट वर्क डन हमेशा 0 ही होगा। और इसको हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं, देखिए वैसे तो हम लोग पता कर चुके हैं नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। तो बच्चों देखते हैं इसका सेकंड केस, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बच्चों याद करो अपन ने पहले बातें सॉल्व कर चुके हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, उसके कारण बॉडीज कैसे मूव होती है, क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो सब अपन यहाँ पर देख चुके हैं पहले अपन एनएलएम फ्रिक्शन के अंदर। तो मैं उसी के डायरेक्टली रिजल्ट्स को यूज कर रहा हूँ, वही हमने लिख के रख रखे हैं। तो यहाँ पर एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 40 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, 40 kg की लेंथ है वो सफिशियंट है, और यहाँ पर 10 kg पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, म्यू के म्यू एस दोनों की वैल्यू दे रखी है।
बच्चों याद करो अपन कैसे सॉल्व करते थे। सबसे पहली स्टेप अपनी होती थी कॉमन एक्सप्रेशन, अज्यूम करते हुए कि मानते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट या दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, अज्यूम करते हुए। तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्स 100 और टोटल मास से डिवाइड करके अपने को कॉमन एक्सप्रेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अपन चेक करते थे कि यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो 100 है और म्यू एस की वैल्यू 0.6 है। तो उसको जब सॉल्व करा तो आंसर कितना आया 60 न्यूटन। फिर अपन चेक करते थे कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, क्या रिक्वायर्ड अवेलेबल से ज्यादा है या अवेलेबल से कम है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कैसे चेक कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं, मन में बना लूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या होगा, ये जब बॉडी आगे जा रही होगी तो 10 kg फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और 40 kg पे आगे लग रहा होगा। अभी अपन अज्यूम क्या करके चल रहे हैं कि दोनों साथ चल रहे हैं। इसका मतलब 40 kg का भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये अजम्पशन लिया है। तो उससे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आया वो कितना आया 40 इसका मास इंटू 2 जो एसी की वैल्यू थी, आंसर आया 80 न्यूटन। यहां से क्या मालूम पड़ा कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग से ज्यादा है, मतलब अवेलेबल से ज्यादा है। तो जब अपने पास इतना अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसलिए अपन क्या समझते हैं कि अपना जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया इसका मतलब यहां पर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। अब जब रिलेटिव स्लाइडिंग मैंने वर्ड बोला तो आपके मन में ध्यान आना चाहिए यहां पर कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब रोल में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू 0.4, एन की वैल्यू 100, आंसर क्या आएगा 40 न्यूटन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर जैसे ही 100 न्यूटन आगे लगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, तो 100 की टेंडेंसी आगे जाने की विद रेस्पेक्ट टू 40, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का लगेगा पीछे। सिमिलरली 40 पे एक्शन रिएक्शन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का लगेगा आगे। अगर मैंने यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगाया 40 न्यूटन का और जो एक्सटर्नल फोर्स पहले से 100 लग रहा है वो यहां पर अपने डिनोट कर दिया, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन अपन लिख दिया a1। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स इज 100 माइनस 40, दैट इज 60 अपॉन 10, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट साइड। सिमिलरली 40 kg के लिए क्या ये जो Fk है अकेला वही इसको ड्राइव कर रहा है, मतलब उसको लेके चल रहा है आगे। इस केस में F की वैल्यू कितनी हो गई 40 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 10 kg का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 kg का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया और दोनों ही एक्सेलरेशन टुवर्ड राइट साइड है। अब यहां पर अपना एम क्या है, यहां पर एम है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना। तो अपन उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अपन यहां पर डायग्राम की बात करी तो वापस आपको वो सब कुछ लिख के दिखा रहा हूं। इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन का था पीछे 40 न्यूटन एंड इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन था आगे विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40 न्यूटन। और जो अपना एक्सेलरेशन आया था इसका a2 विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and for this a1 this is equal to 6 meter per second square and both are toward right direction. अब बच्चों एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियली ब्लॉक को रेस्ट में मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं, तो अज्यूम कर लेते हैं कोई टाइम के इंटरवल 0 से 1, मतलब 1 सेकंड तक अपन अज्यूम कर लेते हैं। तो चेक करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा दोनों ब्लॉक्स का। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर से। आई सेड अजम्पशन है कि इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे, ये मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो s इक्वल्स टू हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। t अपन ने 1 सेकंड अज्यूम कर लिया, यहां से आंसर आया 3 मीटर। s1 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली यहां पर s2 निकाल लेते हैं, वापस इनिशियली रेस्ट u 0, हाफ a t स्क्वायर यूज करते हुए हाफ a की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर, आंसर है 0.5 मीटर। ये अपना S2 हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहला इसके ऊपर वर्क डन क्या आएगा, तो इसके वर्क डन को लिख रहा हूं W1 विच इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन का डायरेक्शन का लेफ्ट साइड, डिस्प्लेसमेंट का राइट साइड, तो दोनों के एंगल क्या बन गया 180 डिग्री। इसका मतलब यहां पर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 एंड वी नो cos 180 इज -1, तो आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू -120 जूल। फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट वर्क डन वापस निकालते हैं, तो वर्क डन 2 इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है 40 न्यूटन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो हुआ इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना 0.5। चेक करो दोनों के बीच में एंगल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो गया 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू 20 जूल। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, इंडिविजुअल जो वर्क डन इस पे आया बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो आया -120 जूल, यहां पर आया +20 जूल।
पर जो अपन ने बात सर ने कही थी, वापस मैं वही बात बोल रहा हूं, अपने को टोटल सिस्टम पे निकाला वर्क डन कितना हुआ। तो अगर मैं नेट वर्क डन की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, W नेट इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और W1 की वैल्यू है -120 और W2 की +20, तो आंसर इज -120 जूल प्लस 20 जूल विच इज इक्वल टू -100 जूल। इसका मतलब जो सिस्टम पर नेट वर्क डन आया बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो नेगेटिव आया सिस्टम पर अकेले ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बात ध्यान रखने की क्या है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आपसे पूछा है कि नेट सिस्टम पर नेट वर्क डन बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, वो 0, और काइनेटिक फ्रिक्शन के पूछ जाए तो आंसर होगा नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द डेटा, आपको डेटा क्या गिवन है। तो बस यही चीज आपको दोनों बात ध्यान रखनी है ताकि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्टली टिक कर पाए।